हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे हर रोज एकत्रित होते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं भूगोल। जी हाँ, राजस्थान के भूगोल पे बात करने के लिए हम यहाँ पे हर रोज एकत्रित होते हैं और आपको बिल्कुल यूट्यूब पे दोस्तों निःशुल्क कोर्स आप सभी के लिए यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम जो राजस्थान का भूगोल है बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, जी हाँ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक हम यहाँ पे राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं। इस क्रम में हमने जो अभी तक पिछली जितने भी क्लासेस हो चुकी है उनके बाद में उनमें चर्चा की है। जो राजस्थान का सामान्य परिचय है उसके संदर्भ में 3 क्लासेज हो चुकी है और पिछली क्लास जो कि एचएम सक्सेना के द्वारा जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है उसमें से हमने जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या जो हाड़ौती का पठार है उसके ऊपर चर्चा कर ली है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भौतिक प्रदेश का पार्ट 2 और इस पार्ट 2 के अंदर है हम जो आगे जो एचएम सक्सेना ने 4 भागों में राजस्थान का वर्गीकरण किया था वह 4 भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इनमें से हमने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार पे चर्चा कर ली है। और दोस्तों अब आज के सेशन में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश, जी हाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आप जो समय से मिल सके और आप उनको देखकर जो अपनी दावेदारी है वह मजबूत तरीके से पेश कर सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय खराब करते हुए कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के साथ जुड़े हैं। तो इस संदर्भ में तो दोस्तों हमने जो कल देखा था, एक बार राजस्थान का जो नक्शा के माध्यम से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि जो राजस्थान को कितने विभागों में विभाजित किया गया था, उस आधार से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के इस प्रकार से राजस्थान का जो इस प्रकार से यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है उसमें से कल हमने जो यह भाग जो हाड़ौती का पठार, जी हाँ हाड़ौती का पठार इसे कहा जाता है, हाड़ौती का पठार इसे कहा जाता है, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। इसमें दोस्तों 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से आते हैं? कोटा आता है, बूंदी आता है, बारा आता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिला आता है। इसमें से हमने इनके बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली, चाहे वह हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी 517 मीटर की हो या इसमें दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कोटा की, रामगढ़ की, इस प्रकार से जो समस्त पहाड़ियां हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली। और दोस्तों इसमें जो नदी निर्मित मैदान हो, साहिबाद उच्चभूमि क्षेत्र हो, डंग गंगदर प्रदेश हो, चाहे झालावाड़ का पठार हो, उसके ऊपर संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। या दोस्तों इसकी जो हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी हो, इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या इसमें कितनी निवास करती है, कितने जिलों में फैली हुई है, कितनी चट्टानें हैं, इसमें कौन सी धातु मुख्यतः पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, इसकी मृदा का दोस्तों काला रंग होने का क्या कारण है, इस प्रकार की दोस्तों समस्त फैक्टों के ऊपर बात कर चुके हैं, जहां से राजस्थान में दोस्तों आरपीएससी क्वेश्चन पुटअप करती है। उन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अगले भाग के ऊपर, जो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ से लेकर इस प्रकार से जो भाग फैला हुआ है उसे अरावली पर्वत प्रदेश कहते हैं। और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के जो पूर्व में भाग है इसे दोस्तों जो पूर्वी मैदानी भाग, जी हाँ इसे पूर्वी मैदानी भाग कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग इसे कहा जाता है, या पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो इस भाग को आप देख पा रहे हैं यह संपूर्ण जो क्षेत्र है यह पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि ये जो समस्त जो भाग आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यह जो भाग है अरावली है, इसके बारे में हम जो आगे का सेशन होगा जो पूर्वी मैदानी भाग पढ़ने के बाद चर्चा करेंगे। और यह है जो दोस्तों थार का मरुस्थल इसे कहा जाता है, आप सभी को पता है। इसके ऊपर भी हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के क्रम में जब इसका स्थान आएगा तब इस पे बात करने वाले हैं। आज हम मुख्य फोकस यहाँ पे बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए पूर्वी मैदानी प्रदेश के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों जो नदियों के द्वारा मैदानी भाग का निर्माण कब होता है? जब नदियों के द्वारा वह अवशेषों को जो लाकर यहाँ पे मैदान के रूप में जमा कर देती है, इस क्रम में मैदानों का निर्माण होता है। और दोस्तों यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है किसका अवशेष है, इसके ऊपर बात की जाती है। तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह जो तैतीस सागर है, 33 सागर का अवशेष है। और दोस्तों इसके जो हमारे पास साक्ष्य हैं भी वह भी मिल चुके हैं कि जो पूर्वी मैदानी भाग है 33 सागर का किस प्रकार से अवशेष है, इसके साक्ष्य भी मिल चुके हैं। तो 33 सागर का अवशेष है, तो 33 सागर का अवशेष है जो पूर्वी मैदानी भाग है, ये 33 सागर का अवशेष है। अब बात करें उत्पत्ति की, तो पूर्वी मैदानी भाग की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो जो प्लीस्टोसीन काल, जी हाँ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्वी मैदानी भाग की उत्पत्ति की, तो प्लीस्टोसीन
काल में निर्माण हुआ है। जी हाँ, प्लीस्टोसीन काल में पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जिसे दोस्तों इस प्लीस्टोसीन काल को नूतन महाकल्प भी कहा जाता है। जी हाँ, नूतन महाकल्प भी कहा जाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। या नूतन महाकल्प का अन्य नाम है चतुर्थ महाकल्प। जी हाँ, चतुर्थ महाकल्प भी इसे कहा जाता है, चतुर्थ महाकल्प भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है गंगा व यमुना, जी हाँ, गंगा नदी या यमुना नदी, गंगा व यमुना के द्वारा, गंगा नदी व यमुना नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी व जलोढ़ों, लाई गई मिट्टी व जलोढ़ों, लाई गई मिट्टी व जलोढ़ों के जमाव के कारण, जलोढ़ों के जमाव से निर्माण हुआ है। तो दोस्तों जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो दोस्तों मैंने बताया है कि जब कभी भी मैदानी भाग का निर्माण होता है तो वह नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी या जलोढ़ों के जमाव, अवसादों के जमाव से ही दोस्तों निर्माण होता है। जैसे नदियां वर्ष भर बहती रहती है, वह धीरे धीरे वह दोस्तों अवसादों को लाकर किनारे पर इकट्ठा करती जाती है और वह किनारे का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और वह किनारा एक समतल भूमि का निर्माण स्वरूप ले लेता है और वह एक मैदानी भाग का रूप हो जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो उत्पत्ति कौन से काल में होती है, तो पूर्वी मैदानी भाग की उत्पत्ति होती है प्लीस्टोसीन काल में होती है और इस प्लीस्टोसीन काल को नूतन महाकल्प कहते हैं और नूतन महाकल्प या चतुर्थ महाकल्प इसका अन्य नाम है। और जो पूर्वी मैदानी भाग की उत्पत्ति है, यह उत्पत्ति गंगा व यमुना के द्वारा, गंगा नदी व यमुना नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी व जलोढ़ों के अवशेषों से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग का जो विस्तार के ऊपर। जी हाँ, विस्तार के ऊपर बात करेंगे तो विस्तार में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो दोस्तों 23.6%। जी हाँ, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग जो किलोमीटर के 23.6% भाग पर दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग फैला हुआ है। अब बात करें इस जो पूर्वी मैदानी भाग है इसमें राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो दोस्तों 39% या 40%। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पूरे राजस्थान की जो 40% जनसंख्या का निवास है वह पूर्वी मैदानी भाग में करती है। तो दोस्तों यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पूर्वी मैदानी भाग है वह मनुष्यों को रहने के लिए दोस्तों काफी सुगम स्थान है। यहाँ पे बात की जाए तो वह सर्वाधिक उपजाऊ भी है, सर्वाधिक जनघनत्व भी यहाँ पाया जाता है और यह जो प्रदेश है खनिजों की दृष्टि से तो काफी निर्धन है, लेकिन यहाँ पे फसलों और खेतीबाड़ी के हिसाब से दोस्तों ये काफी समृद्ध स्थल है। चाहे दोस्तों यहाँ पे नदियों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे नदियां भी दोस्तों जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है नदियों के द्वारा लाई गई अवशोधों से ही इसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों रहने के लिए काफी सुगम स्थान है जो पूर्वी प्रदेश है, जो पूर्वी मैदानी भाग है वह काफी अच्छा है। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है और इसका क्षेत्रफल दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल का 23.6% है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान के कितने जिले कवर होते हैं, तो पूर्वी राजस्थान के दोस्तों 10 जिले कवर होते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाड़ौती के पठार के 4 जिले कवर होते हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के 10 जिले हैं। 10 जिले जो यहाँ पे जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल पे बात कर चुके हैं, जनसंख्या पे बात कर चुके हैं, जिले पे बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मुख्य फैक्ट के ऊपर कि और यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश से दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों जनघनत्व से ही क्या हास्य है, दोस्तों जनघनत्व से हास्य है कि जहां कम स्थान पर सर्वाधिक व्यक्ति निवास करे उस हिसाब से जनघनत्व कहते हैं। जैसे दोस्तों जनगणना की जाती है तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो स्थान आता है वह दिल्ली आता है, जिसमें दोस्तों 11,100 कुछ व्यक्ति एक जगह पर रहते हैं। और वहीं दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश की बात की जाती है तो सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का आता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जनघनत्व की गणना की जाती है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान में जो 4 एचएम सक्सेना ने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का 4 भागों में वर्गीकरण किया है, इन 4 भागों में एचएम सक्सेना के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसमें दोस्तों सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश। जी हाँ,
पूर्वी मैदानी प्रदेश ही सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करें, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बात करने वाले हैं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी विशेषताएं। जी हाँ, विशेषताएं क्या होने वाली है, विशेषताओं से कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है जो राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश की बात की जाती है तो वह पूर्वी मैदानी प्रदेश से आता है। फिर उस और दोस्तों बात की जाए यहाँ पे सर्वाधिक जलोढ़ मृदा भी यहाँ पाई जाती है। जी हाँ, सर्वाधिक जलोढ़ मृदा भी यहीं पाई जाती है। सर्वाधिक जलोढ़ मृदा प्रदेश भी यही है। और बात की जाती है सर्वाधिक कृषि संभावना वाला। जी हाँ, सर्वाधिक कृषि संभावना वाला प्रदेश भी यही है। सर्वाधिक कृषि संभावना वाला प्रदेश की बात की जाती है तो वह भी दोस्तों यही है। और इसी के साथ एक अन्य विशेषता और है जो दोस्तों उस पर चर्चा कर चुके हैं, सर्वाधिक जनघनत्व। जी हाँ, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। जी हाँ, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो यह भौतिक प्रदेश भी दोस्तों जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा कितने क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश के बारे में पूछा जाता है तो पूर्वी मैदानी प्रदेश होना चाहिए। सर्वाधिक जलोढ़ मृदा का प्रदेश कौन सा है, तो वह भी दोस्तों आप सभी को पता है पूर्वी मैदानी प्रदेश है। यहाँ पे सर्वाधिक दोस्तों नदियों के द्वारा निर्माण हुआ है। नदियों के द्वारा दोस्तों जलोढ़ मृदा को इकट्ठा करती गई है जो जलोढ़ मृदा एक मैदान के रूप में दोस्तों विस्तृत होने लगी और मैदानी भाग का यहाँ से निर्माण होता है। सर्वाधिक कृषि संभावना वाला प्रदेश की भौतिक प्रदेश की बात की जाती है तो सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश भी दोस्तों जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और इसी के साथ सर्वाधिक जनघनत्व। जी हाँ, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश भी आप सभी के सामने पूर्वी मैदानी प्रदेश ही होने वाला है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से बात करें अन्य फैक्ट के ऊपर कि दोस्तों यह इन क्षेत्रों में तो अव्वल है लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है, तो उसमें कौन सा है, तो दोस्तों उसमें बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। जी हाँ, खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। जी हाँ, बिल्कुल निर्धन प्रदेश है। यहाँ जो मैदान से दोस्तों खनिज नहीं निकलते हैं। खनिज तो दोस्तों पर्वतों में निकलते हैं या जो दोस्तों पर्वतों में अरावली पर्वत में काफी खनिज निकलते हैं। जो खनिजों की दृष्टि से सबसे जो दोस्तों निर्धन प्रदेश है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश है। यहाँ बिल्कुल न के बराबर खनिजों का यहाँ पे जो निकाले जाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब एक मुख्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। हमने दोस्तों जलोढ़ जो मृदा के बारे में देखा है कि यह सर्वाधिक जलोढ़ मृदा का प्रदेश है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देख चुके हैं कि कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जी हाँ, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसे ही दोमट मृदा कहते हैं। जी हाँ, इसे ही दोमट मृदा कहते हैं, इसे ही कांप मृदा कहते हैं। दोमट मृदा, कांप मृदा, या इसे ही जो नाम है वैज्ञानिक नाम एल्पिसोल। जी हाँ, एल्पिसोल मृदा भी इसे ही कहा जाता है। तो दोस्तों जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दोमट मृदा इसका उपनाम है, कांप मृदा इसका उपनाम है और एल्पिसोल मृदा इसका उपनाम है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों इस मिट्टी का नाम इन चारों में से कोई सा भी आपके लिए रख सकता है, लेकिन स्टैटिक्स IQ परिवार यह नहीं चाहता कि यहाँ से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट का दोस्तों किसी भी प्रकार से एग्जामिनर को यहाँ कंफ्यूजन कर सके, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल एक बेसिक वाइज यहाँ पे फैक्ट वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो भी यहाँ से मुख्य फैक्ट है जहाँ से एग्जामिनर एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होते हैं या एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, वह सभी आपको यहाँ से बताए जाने वाले हैं। तो चलिए, हमने देखा कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसका दोस्तों निर्माण किस प्रकार से होता है इसके ऊपर बात करें तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण है, इस मृदा का जो निर्माण है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से। जी हाँ, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। जी हाँ, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो
यह जलोढ़ मृदा यहाँ पे किस प्रकार से पाई जाती है, तो जब नदियां दोस्तों यहाँ पे पर्वतों से नीचे उतर कर आती है तो वह अपने साथ उन पर्वतों को दोस्तों यहाँ पे काट छाट कर थोड़ा थोड़ा नीचे लाकर अवसादों के रूप में जमा करती जाती है। तो चलिए एक बार उस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि नदियां किस प्रकार से यहाँ पे जो निर्माण करती है, चाहे कंकड़ पत्थर वाली मृदा हो, चाहे दलदली मृदा हो, या प्राचीन जलोढ़ हो या नवीन जलोढ़ हो, किस प्रकार से यहाँ पे एकत्रित होती है। तो दोस्तों एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यह दोस्तों एक पर्वत है, जी हाँ यह पर्वत है। पर्वतों के बाद में दोस्तों इस प्रकार से आता है और फिर तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र के बाद में दोस्तों यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ आता है। प्राचीन जलोढ़ के बाद में फिर यहाँ पे दोस्तों नवीन जलोढ़ आता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों जब पर्वतों के ऊपर वर्षा होती है, जी हाँ पर्वतों के ऊपर जब वर्षा होती है तो वहां से दोस्तों जो नदियां हैं झरनों के रूप में तीव्र गति से नीचे उतरती है। तो बरसात का पानी दोस्तों, जो वर्षा का पानी यहाँ से इस प्रकार से नीचे उतरने वाला है, पर्वतों से जो ढलानों के रूप में यहाँ से नीचे उतरेगा और यहाँ से जो कंकड़ पत्थर की मृदा होगी, जी हाँ यहाँ से ये जो कंकड़ पत्थर की मृदा यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, जी हाँ कंकड़ पत्थर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको कौन सी मृदा कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे अन्य जो यहाँ पे दोस्तों यह जो निचला इलाका है इसमें इस प्रकार से जो पानी जमा होकर या अवसादों को जमा कर देती है तो वह कौन सी मृदा होती है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एक अन्य यहाँ पे जो नदियां दोस्तों किनारों पर लाकर मिट्टी का ठहराव एक जगह कर देती है उसे कौन सी मृदा कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो नवीन जलोढ़, जी हाँ नदियां जो नवीन जलोढ़ को इकट्ठा करती है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती है तो वह पर्वतों से दोस्तों जो कंकड़ पत्थर वाली मृदा लेकर आती है। तो दोस्तों इस कंकड़ पत्थर वाली मृदा को क्या कहा जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यह दोस्तों कंकड़ पत्थर वाली मृदा है, जी हाँ कंकड़ पत्थर वाली मृदा। तो इस कंकड़ पत्थर वाली मृदा को क्या नाम दिया गया है, तो इस कंकड़ पत्थर वाली मृदा को नाम दिया गया है वह है भाबर, जी हाँ इस कंकड़ पत्थर वाली मृदा को भाबर कहा जाता है। और यह दोस्तों जो भाबर मिट्टी है वह हिमालय के नजदीक के जो क्षेत्र आते हैं उन मैदानी भागों से दोस्तों ऊपर यह पाई जाती है भाबर। और यहाँ से बात करें, अब बात करते हैं जो दलदली मृदा होती है, इस दलदली मृदा को क्या नाम दिया गया है। तो यह दोस्तों जो गड्ढों के अंदर जो अपने अवसादों को नदियां छोड़ती है उसे दलदली मृदा कहा जाता है। और इस दलदली मृदा को या इस भाग को क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों इसे तराई भाग कहा गया है। तो दोस्तों हिमालय में भाबर प्रदेश से नीचे जो भाग पाया जाता है उसे तराई प्रदेश कहा जाता है। और तराई प्रदेश के दोस्तों नीचे जो भाग होता है उसके बारे में चर्चा करें तो जो तराई प्रदेश के जो नीचे भाग होता है उसे दोस्तों प्राचीन जलोढ़ कहा गया है, जी हाँ प्राचीन जलोढ़। तो प्राचीन जलोढ़ मृदा से यहाँ क्या आशय है, जब नदियां दोस्तों बहती है वर्ष भर यहाँ पे दोस्तों वह काफी हजारों वर्षों से बहती रहती है तो वह दोस्तों धीरे धीरे लाकर अवसादों का किनारों पर इकट्ठा करती जाती है तो उसे प्राचीन जलोढ़ कहा गया है। और उसको दोस्तों नाम दिया गया है जो है बांगर, जी हाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा को जो क्षेत्र को नाम दिया गया है वह बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो नदियां अपने अवसादों को लाकर इकट्ठा करती है उसे नवीन जलोढ़ कहा गया है, जी हाँ नवीन जलोढ़ मृदा कहा गया है। तो यह नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इस नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को खादर कहा जाता है, जी हाँ खादर कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ चुके हैं कि किस प्रकार से भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब नदियां बरसात का पानी दोस्तों पर्वतों से नीचे उतरता है तो वह अपने साथ उन पर्वतों को दोस्तों यहाँ पे जो बिल्कुल काटती हुई यहाँ से छोटे छोटे महीन कणों अवसाद लाती है। तो वहाँ पे दोस्तों जो कंकड़ पत्थर रह जाते हैं उन्हें भाबर कहा जाता है। और यहाँ पे एक खड्डे नुमा जहाँ होते हैं वहां आकर जो जम जाती है अवसाद तो वहां पे दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। उस दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है, आप देख पा रहे हैं उस दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है। और जो प्राचीन काल से जो नदियां बहती आ रही है वह जो नदियां अपने किनारों पर अवसादों का जो इकट्ठा करती जाती है उन प्राचीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। और दोस्तों जो नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप भाबर, तराई, बांगर और खादर में बड़े आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो बांगर मिट्टी होती है जो प्राचीन जलोढ़ होता है तो बांगर मिट्टी का प्रदेश
राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में बांगर मिट्टी का प्रदेश कौन सा है? जो नदी राजस्थान में सबसे प्राचीन होगी उसका ही दोस्तों प्रदेश होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का बेसिन है जो कि राजस्थान में जो बांगर मिट्टी का प्रदेश है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें, बांगर की बात कर चुके हैं तो खादर मिट्टी का प्रदेश भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि राजस्थान में खादर मिट्टी का प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों नवीन जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी। जी हाँ, चंबल नदी का जो बेसिन है वह खादर मिट्टी का प्रदेश है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो यहाँ पे बात करते हैं जलोढ़ मृदा को ही काप मृदा कहा जाता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्राचीन काप मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जो जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ पाया जाता है, तो लूनी नदी में प्राचीन जलोढ़ पाया जाता है, तो काप मृदा भी यहीं पाई जाने वाली है। तो दोस्तों हमने अभी तक जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल देखा है कि वह राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जनसंख्या देखी है, जिले देखे हैं, इसकी विशेषताएं देखी है, और यहाँ पे मिट्टियों का निर्माण किस क्रम में होता है उस पर चर्चा की है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, तो किस क्रम में यहाँ पे अध्ययन करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पूर्वी मैदानी भाग। जी हाँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि एच.एम. सक्सेना के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में से एक भौतिक प्रदेश पे हम चर्चा कर चुके हैं और आज दूसरे पे चर्चा हमारी जारी है, जिसमें दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको 3 भागों में बांटकर हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, बेसिन के हिसाब से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला बेसिन आप सभी के सामने जो होने वाला है वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसमें दोस्तों चंबल बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, चंबल बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। चंबल बेसिन के बाद में जो दूसरा बेसिन है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे वह है बनास बाणगंगा। जी हाँ, बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो तीसरा बेसिन पढ़ेंगे माही बेसिन। जी हाँ, माही बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे विभक्त करके पढ़ने वाले हैं। चंबल बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, माही बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चंबल बेसिन की बात की जाती है तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं उसकी बात करें तो यहाँ से जिलों में आता है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यह 3 जिले आते हैं। जी हाँ, सवाई माधोपुर, तो यह 3 जिले यहाँ से आते हैं जो चंबल बेसिन में आते हैं। और चंबल में दोस्तों आप सभी को पता है बीहड़ पाई जाती है। यह बीहड़ क्या होती है जब चंबल बेसिन पढ़ेंगे तब आप सभी को बताया जाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज कोशिश करेंगे कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसे समाप्त किया जा सके। तो चलिए भनास बाणगंगा बेसिन में हम जो कौन कौन से जिले आते हैं तो दोस्तों भनास बाणगंगा में आता है जिला जयपुर, भरतपुर, अजमेर और टोंक, ये 4 जिले यहाँ पे बनास बाणगंगा बेसिन में आते हैं। और माही बेसिन में दोस्तों सबसे दक्षिणी जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यह 3 जिले आते हैं। जी हाँ, प्रतापगढ़ 3 जिले आते हैं। तो दोस्तों आपको अभी जो यहाँ पे विस्तार पढ़ाया जा रहा था पूर्वी मैदानी प्रदेश का, तब आपको बताया गया था कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिले आते हैं। 10 में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पहला है करौली, दूसरा है धौलपुर, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा जयपुर, 5वां है भरतपुर, 6ठा अजमेर, 7वां टोंक, डूंगरपुर 8 है, बांसवाड़ा 9 और प्रतापगढ़ 10 है। ये समस्त 10 जिलों के अंदर दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। 10 के 10 जिलों के नाम आपको बताए जा चुके हैं। चलिए अब विस्तार पूर्वक इन जिलों में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चंबल में तो हम बात करने वाले हैं बीहड़ की, और चंबल में बीहड़ की बात करेंगे, जबकि यहाँ पे बनास बाणगंगा में दोस्तों रोही का मैदान के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, रोही का मैदान पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों करौली मालपुरा मैदान के बारे में भी बात करेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों खेराड़ प्रदेश पे बात करेंगे, खेराड़ प्रदेश के ऊपर भी बात करने वाले हैं। खेराड़ प्रदेश पे बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो पिंडमार का मैदान है, जी हाँ, पिंडमार का मैदान पे भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो बनास बाणगंगा बेसिन में हम यहाँ पे रोही का मैदान, करौली मालपुरा का मैदान, खेराड़ प्रदेश और जो पिंडमार का मैदान है उसके ऊपर बात करेंगे। और वहीं माही बेसिन में हम बात करेंगे 56 का मैदान। जी हाँ,
छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान के ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कांठल का मैदान, जी हाँ कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश किसे कहा जाता है, इस पे भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसमें इन समस्त मैदानों का हम यहाँ पे जिक्र या चर्चा करने वाले हैं, जो कि अभी विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आपने देखा कि जो हम यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको 3 भागों में विभक्त करके पढ़ने वाले हैं, 3 बेसिनों में पढ़ने वाले हैं। पहला बेसिन चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का एरिया आता है, जिसमें हम बीहड़ के बारे में चर्चा करेंगे, उन्नालिका प्रदन के बारे में चर्चा करेंगे। बनास बाणगंगा बेसिन जो कि जयपुर, भरतपुर, अजमेर, टोंक जिलों में फैला हुआ है, इसमें रोही का मैदान पे बात करेंगे। करौली मालपुरा मैदान, खेराड़ प्रदेश, पिंडबार का मैदान। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से यह भी क्वेश्चन पुटअप करता है कि रोही का मैदान दोस्तों कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है या कौन से जिलों में फैला हुआ है। इस प्रकार समझते यहाँ पे बिल्कुल एक मैदान को लेकर उससे संबंधित सभी यहाँ पे प्रश्नावलियों पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पे तीनों में से एक एक को लेकर यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माही बेसिन की, जी हाँ माही बेसिन की बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माही बेसिन पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले माही बेसिन, माही बेसिन। तो माही बेसिन का संदर्भ में यहाँ पे किस संदर्भ में नाम लिया गया है, तो दोस्तों जो माही नदी के जो क्षेत्र आता है या जहाँ से राजस्थान से माही नदी गुजरती है, उस संदर्भ में यहाँ पे माही नदी का नाम लिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर दोस्तों जो राजस्थान में प्रवेश कर कर्क रेखा को 2 भागों में बांटकर यहाँ से जाती है। तो इस संदर्भ में दोस्तों दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो यह राजस्थान के दक्षिणी भाग, जी हाँ दक्षिणी भाग का नक्शा इस प्रकार से होने वाला है, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि जो माही नदी है इस प्रकार से बहती है, जी हाँ यहाँ से इस प्रकार से माही नदी बहती है। तो दोस्तों एक डायग्राम के माध्यम से जब यहाँ पे समझेंगे तो आपके समस्त फैक्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे पूरी कोशिश रहती है कि डायग्राम के माध्यम से ही आप सभी को यहाँ पे समझाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 जिले आते हैं, जी हाँ दक्षिणी भाग में 3 जिले आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पे ये इस प्रकार से जिलों का फैले हुए हैं, जिले हैं जो इस प्रकार से फैले हुए हैं। यह जो जिला है डूंगरपुर है, जी हाँ यह जो जिला है डूंगरपुर है, यह जो जिला है प्रतापगढ़ है, और नीचे का जिला या सबसे दक्षिणी राजस्थान का जिला होता है वह बांसवाड़ा है, और यह बांसवाड़ा है। दोस्तों यह आप देख पा रहे हैं, यह माही नदी है आपको पता है। तो दोस्तों यहाँ से हम मैदान बनाते हैं, कौन कौन से मैदान पे चर्चा करेंगे, छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे यह मैदान जो देख रहे हैं, यह इस प्रकार से जो मैदान फैला हुआ है यहाँ पे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, उसे क्या नाम दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह जो मैदान है इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है, जी हाँ छप्पन का मैदान, इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है, छप्पन का मैदान इसे कहा जाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैदान, यह जो मैदान फैला हुआ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका दोस्तों जो नाम रखा गया है वह है वांगड़ प्रदेश, जी हाँ वांगड़ प्रदेश इसे कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ से एक जो प्रदेश और है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ का जो यह जो एरिया है, जी हाँ यह जो एरिया होगा इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों कांठल प्रदेश, जी हाँ कांठल प्रदेश कहा जाता है, कांठल प्रदेश इसे कहा जाता है। तो कांठल प्रदेश, छप्पन का मैदान और वांगड़ प्रदेश दोस्तों देख चुके हैं, इन्हें यह कहा जाता है। और इस जो माही बेसिन है, इस माही बेसिन का एक अन्य उपनाम और है, इसे जो पुष्प प्रदेश भी कहा जाता था, जी हाँ इस माही बेसिन को पुष्प प्रदेश भी कहा जाता था, पुष्प प्रदेश। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से पूछ सकता है कि पुष्प प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। तो पुष्प प्रदेश में दोस्तों 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन से हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जी हाँ डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यह 3 जिले पुष्प प्रदेश के अंदर आते हैं। तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों माही नदी के जो संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र को कांठल का मैदान कहा जाता है, जी हाँ माही नदी का जो ये संपूर्ण प्रदेश है, इस संपूर्ण प्रदेश को दोस्तों कांठल का मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे कि कांठल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो कांठल प्रदेश के अंदर दोस्तों 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर आता है, डूंगरपुर,
बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, जी हाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। राजस्थान में माही नदी के जो प्रवाह क्षेत्र को कांठल प्रदेश या कांठल का मैदान कहा जाता है, और इन कांठल मैदान में 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। और माही नदी दोस्तों आप सभी को पता है कि जो कर्क रेखा है वह राजस्थान के, जी हाँ कर्क रेखा के बारे में आप सभी को पता होगा कि कर्क रेखा राजस्थान के दोस्तों 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसकी जो टोटल लंबाई है 26 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान की सामान्य परिचय की क्लास में हम देख चुके हैं। भारत के संदर्भ में है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और राजस्थान के संदर्भ में यह 2 जिलों से होकर गुजरती है। उन 2 जिलों का नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जी हाँ डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होकर यह गुजरती है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यह दोस्तों माही नदी। जी हाँ माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो माही नदी है वह राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। राजस्थान की सामान्य क्लास या सामान्य परिचय की क्लासेज में हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली है। तो दोस्तों यहाँ से आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ चुके होंगे कि जो माही बेसिन है इसे पुष्प प्रदेश भी कहा जाता है। इस पुष्प प्रदेश में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र, जिलों का क्षेत्र आता है। और दोस्तों जो राजस्थान में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को कांठल प्रदेश, जी हाँ कांठल प्रदेश भी कहा जाता है। और इस कांठल प्रदेश में दोस्तों 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और दोस्तों जो माही नदी में 3 मैदान पाए जाते हैं, जिनमें छप्पन का मैदान है, वांगड़ का मैदान है, और यहाँ पे कांठल का मैदान भी है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं छप्पन का मैदान। जी हाँ छप्पन का मैदान पे बात करेंगे। छप्पन का मैदान, तो ये छप्पन का मैदान के ऊपर बात करें तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे स्थित छप्पन गांवों या नदी नालों का समूह है। नदी नालों का समूह है, इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों अभी डायग्राम में हमने देखा है कि जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो माही नदी के किनारे स्थित 56 नदी नालों का समूह है या 56 गांवों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो इसी संदर्भ में दोस्तों प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे स्थित 56 गांवों या नदी नालों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे हमने जो मैदान देखा है वह कांठल का मैदान। जी हाँ कांठल के मैदान के बारे में बात करें तो कांठल का मैदान है जो प्रतापगढ़ में, जी हाँ प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती प्रदेश। जी हाँ जो प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी के तटवर्ती मैदान को क्या कहा जाता है, तो प्रतापगढ़ में जो माही नदी का तटवर्ती मैदान होता है उसे कांठल प्रदेश कहा जाता है। और दोस्तों अगले जो मैदान के ऊपर बात करेंगे वह है वांगड़ प्रदेश। जी हाँ वांगड़ प्रदेश के ऊपर बात करेंगे। वांगड़ प्रदेश के ऊपर बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जी हाँ डूंगरपुर व बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे स्थित विखंडित प्रदेश को, जी हाँ विखंडित प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे स्थित डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, जी हाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे स्थित प्रदेश को या विखंडित प्रदेश को वांगड़ प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों इन तीनों प्रदेशों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ से जो माही बेसिन से जो मुख्य फैक्ट है उसके ऊपर बात करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश किसे कहा जाता था, इसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश प्राचीन काल में
पुष्प प्रदेश किसे कहा जाता था? तो पुष्प प्रदेश दोस्तों अभी चर्चा की है, किसे कहते हैं? जो माही नदी का दोस्तों जो बेसिन है उसे पुष्प प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ से माही बेसिन आपका आंसर होना चाहिए कि माही नदी के बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था। और दोस्तों जो यह माही बेसिन में सर्वाधिक महुआ होता है, जी हाँ, माही बेसिन की बात करें तो इसी माही बेसिन में सर्वाधिक महुआ होता है, जी हाँ। अब ये महुआ क्या काम में आता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सर्वाधिक महुआ होता है और जो ये महुआ है दोस्तों, महुआ के जो पुष्प होते हैं इनसे शराब का निर्माण होता है, जी हाँ। महुआ के पुष्प से शराब का निर्माण होता है, जी हाँ, महुआ के पुष्प से शराब का निर्माण होता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि महुआ कहाँ पाया जाता है या जो महुआ किस बेसिन के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों पुष्प बेसिन, प्राचीन नाम पुष्प बेसिन और वर्तमान नाम माही बेसिन। माही बेसिन में सर्वाधिक महुआ होता है और महुआ के पुष्प से शराब का निर्माण होता है, जी हाँ, महुआ के जो पुष्प है उससे शराब का निर्माण होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं माही नदी पर। जी हाँ, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, जी हाँ, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, जी हाँ। गंगा नदी जिस प्रकार भारत की पवित्र नदी है, उसी प्रकार दोस्तों जो आदिवासी क्षेत्र है या दोस्तों जो टीएसपी क्षेत्र आता है उसमें राजस्थान के 6 जिले आते हैं, जिनमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा मुख्य हैं। इनमें दोस्तों और यहाँ से ही दोस्तों आपने देखा है कि इन 3 जिलों से ही यहाँ पे ये जो नदी संबंधित है। 3 में से दोस्तों 2 जिलों से तो होकर ये गुजरती है, जबकि यह एक जिला दोस्तों इसका तटवर्ती प्रदेश आता है। इस कारण इन तीनों जिलों से संबंधित इसे कहा जाता है। और इस दोस्तों इन तीनों जिलों में ही आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और माही नदी के किनारे ही दोस्तों इन आदिवासियों का एक प्रमुख मेला बढ़ता है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे सोम व जाखड़ नदियों के संगम पर, जी हाँ, नदियों के संगम पर एक प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, जी हाँ, एक प्रसिद्ध मेला बढ़ता है और उसका क्या नाम है? तो दोस्तों बेणेश्वर मेला, जी हाँ, बेणेश्वर मेला यहाँ पे बढ़ता है। बेणेश्वर मेला दोस्तों 3 नदियों के संगम पर, पहली है माही, सोम और जाखड़। इन 3 नदियों के संगम पर, जी हाँ, माही, सोम व जाखड़, जी हाँ, माही, सोम व जाखड़ नदियों के संगम पर प्रसिद्ध मेला बढ़ता है और उस मेले का नाम है दोस्तों बेणेश्वर मेला। तो चलिए अब इस बेणेश्वर मेले के बारे में मुख्य फैक्टों पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ से मुख्य फैक्ट आता है, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जी हाँ। इसी बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जी हाँ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। जैसे दोस्तों भारत में जो कुंभ का मेला है 4 जगहों पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, उसी प्रकार दोस्तों बेणेश्वर मेला है जो कि यहाँ पे माही, सोम व जाखड़ नदियों के संगम पर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में दोस्तों, इस मेले को आदिवासियों के कुंभ की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मेला यहाँ के जो आदिवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जबकि माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और ये दोस्तों जो बेणेश्वर मेला है, यह मेला है जो माघ पूर्णिमा को, जी हाँ, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, जी हाँ, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर मेले का दोस्तों यहाँ पे यह आयोजन होता है। और ये बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेणेश्वर धाम की बात की जाए तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, जी हाँ, बेणेश्वर जो धाम आता है वह डूंगरपुर जिले में आता है, डूंगरपुर में है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, यह मुख्य फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन
पुटअप कर सकता है कि दोस्तों वैसे तो बात की जाए तो यह तीन नदियों के संगम पर बढ़ता है, लेकिन यहाँ बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है, वैसे तो यह जो बेणेश्वर धाम है माही नदी बेसिन में दोस्तों तीन नदियों के संगम पर, माही, सोम, जाखड़ नदियों के संगम पर बढ़ता है। लेकिन दोस्तों यह डूंगरपुर जिले में है, बेणेश्वर धाम की जो प्रॉपर स्थिति है वह डूंगरपुर में है और यह तीन नदियों के संगम पर है। तीन नदियां कौन कौन सी है उस पर बात कर चुके हैं। सोम है, जाखड़ है, सोम है, जाखड़ है और माही नदी है। इन तीन नदियों के संगम पर, जी हाँ, इनके संगम पर यह है जो मेले का आयोजन किया जाता है। और बेणेश्वर मेले में दोस्तों यहाँ से एक मुख्य क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि किस मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो दोस्तों बेणेश्वर मेले में बेणेश्वर मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी हाँ, खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए, आपको जितने भी फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ये दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए फैक्ट ही है। और यहाँ से दोस्तों राजस्थान की जो एग्जाम होती है उनमें किसी न किसी एग्जाम में ये सभी फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले से क्वेश्चन हो या चाहे यह कब बढ़ता है, इसका दोस्तों यह धाम कहाँ स्थित है, किन नदियों के संगम पर बढ़ता है, किस मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस प्रकार से दोस्तों तमाम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो चर्चा की है इसमें जो माही नदी के बेसिन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला बेसिन आता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगला बेसिन आता है चंबल बेसिन। जी हाँ, चंबल बेसिन के ऊपर चर्चा करेंगे, चंबल बेसिन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चंबल बेसिन दोस्तों जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है उसमें ही दोस्तों चंबल बेसिन कहा जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि जो चंबल नदी बहती है, इस चंबल नदी को बहने के कारण यहाँ पे जो उबड़ खाबड़ आकृति बन जाती है और उबड़ खाबड़ आकृति को ही दोस्तों अवनालिका अपर्दन यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है और यहाँ पे बीहड़ भी पाया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से बीहड़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यह कोई भाग है, इस प्रकार से यह भाग है। अब इसके मध्य से नदी गुजरती है। जी हाँ, इसके मध्य से यह नदी गुजरी है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। जी हाँ, इस नदी का नाम है चंबल नदी। अब यहाँ पे बीहड़ का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चंबल नदी द्वारा जो अवनालिका अपर्दन होता है, तो दोस्तों यहाँ से ये अवनालिका अपर्दन इस प्रकार से हो रहा है, अवनालिका अपर्दन इस प्रकार से होता है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। यह हम यहाँ पे कुछ भाग लेते हैं कि यहाँ पे यह प्रदेश है, इसमें चंबल नदी बिल्कुल मध्य से गुजर रही है और यहाँ पे जो अवनालिका अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन से जो निर्मित यहाँ पे दोस्तों ये कंदरा युक्त क्षेत्र है। यहाँ पे जो क्षेत्र देख पा रहे हैं यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो घने जंगल पाए जाने के कारण इन्हें बीहड़ कहा जाता है। जी हाँ, घने जंगल पाए जाने के कारण इन्हें बीहड़ कहा जाता है। तो आप ये जो कंदरा जो सकड़ा क्षेत्र देख पा रहे हैं इन्हें यहाँ से बीहड़ कहा जाता है। जी हाँ, यह जो बीहड़ इन्हें कहा जाता है और यह बीहड़ शब्द यहाँ से निकल के आया है कि चंबल नदी में जो अवनालिका अपर्दन के कारण अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र जहां घने जंगल पाए जाते हैं उन्हें बीहड़ कहा जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि यह बीहड़ का निर्माण इस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अन्य कलाकृति के आधार पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों इस प्रकार से जो यह उत्खात शिलाकृति बनाती है। जी हाँ, उत्खात शिलाकृति का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो ये प्रदेश आप देख पा रहे हैं इन्हें डांग प्रदेश कहा जाता है। जी हाँ, इन्हें डांग प्रदेश कहा जाता है। और ये जो निचला हिस्सा देख पा रहे हैं इन्हें खादर प्रदेश। जी हाँ, इन्हें जो कहा जाता है यह खादर प्रदेश है। जी हाँ, खादर प्रदेश है। और ये जो स्थलाकृति है इसे उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। जी हाँ, उत्खात स्थलाकृति इसे कहा जाता है। जी हाँ, उत्खात स्थलाकृति इसे कहा जाता है। तो दोस्तों बीहड़ की बात करते हैं तो बीहड़ में हम यहाँ पे बीहड़ की परिभाषा देखने की कोशिश करते हैं कि बीहड़ किसे कहा जाता है। तो चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, जहाँ
घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। तो जहां घने जंगल पाए जाते हैं उसे बीहड़ कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो चंबल नदी के द्वारा यह चंबल नदी बह रही है, इस चंबल नदी में यह जो दिख रहा है यह अवनाली का अपर्दन है। जी हाँ, अवनाली का अपर्दन। और इसी अवनाली का अपर्दन के द्वारा, जी हाँ, अवनालिका अपर्दन से जो निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र है, तो दोस्तों यह दो अवनालिका अपर्दन के मध्य जो कंदरा युक्त घना जो जंगल नुमा क्षेत्र है इसे बीहड़ कहा जाता है। तो दोस्तों इस कारण ही यहाँ पे जो चंबल नदी में बीहड़ काफी फेमस है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा देख चुके हैं, बीहड़ किसे कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी भी चंबल नदी है। तो दोस्तों यह भी फैक्ट लिख लीजिएगा कि विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी। तो विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो दोस्तों चंबल नदी ही विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार कहाँ है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार किस जिले में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार दोस्तों बात की जाती है, ये एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों सवाई माधोपुर, जी हाँ, सवाई माधोपुर में राजस्थान में सर्वाधिक जो बीहड़ का विस्तार है। फिर बात करें कि यहाँ पे राजस्थान में दोस्तों बीहड़ का विस्तार के रूप में सर्वाधिक पूछा गया है, तो सर्वाधिक घनत्व की बात कर ले तो सर्वाधिक घनत्व कौन से जिले में है। तो सर्वाधिक घनत्व आता है धौलपुर। जी हाँ, धौलपुर जिले के अंदर जो बीहड़ का सर्वाधिक जो घनत्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो अगला फैक्ट है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है। बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है। तो बीहड़ की रानी, जी हाँ, करौली जिले को बीहड़ की रानी कहा जाता है। करौली जिले को बीहड़ की रानी कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक खादर का निर्माण दोस्तों किस में होता है, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक खादर भूमि का निर्माण किस बेसिन में होता है। तो चंबल बेसिन में सर्वाधिक खादर का होता है। और चंबल बेसिन में दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आज जो राजस्थान के दोस्तों एचएम सक्सेना के द्वारा जो विभाजन किया गया है भौतिक प्रदेशों में, उनमें से जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको यहाँ पे संपन्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें कि राजस्थान में जो बीहड़ का विस्तार कितना है। तो राजस्थान में बीहड़ के विस्तार के बारे में बात करें तो राजस्थान में बीहड़ का विस्तार है जो समथिंग दोस्तों 2800 किलोमीटर तक है। जी हाँ, 2800 किलोमीटर तक का इसका विस्तार फैला हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसी संदर्भ में दोस्तों जो डांग प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, डांग प्रदेश किसे कहा जाता है या दस्यू प्रदेश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों डांग प्रदेश कहें या दोस्तों इसे दस्यू प्रदेश कहें, तो यह दोस्तों उपनाम भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। तो डांग प्रदेश कहा जाए या दोस्तों कहा जाए दस्यू प्रदेश या दोस्तों जो चंबल बेसिन कहा जाए, तीनों एक ही बात है। इन डांग प्रदेश दस्यू प्रदेश में 3 जिले आते हैं जिनमें है धौलपुर। जी हाँ, जिनमें है धौलपुर के बाद में है करौली और करौली के बाद में है सवाई माधोपुर। जी हाँ, यह 3 जिले इन डांग प्रदेश में आते हैं। सवाई माधोपुर, यह 3 जिले डांग प्रदेश या दस्यू प्रदेश में आते हैं, जिनमें से दोस्तों धौलपुर को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ है। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है। तो सर्वाधिक बीहड़ की बात की जाती है तो सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में है, इसलिए दोस्तों इसे डांग का राजा भी कहा जाता है। जी हाँ, जो धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है, तो यह भी दोस्तों उपनाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करें बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है। तो बीहड़ की रानी करौली को कहा जाता है या दोस्तों डांग की रानी या दस्यू की रानी भी दोस्तों जो करौली को कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो सवाई माधोपुर है राजस्थान में बीहड़ में
सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार है जो कि सवाई माधोपुर में ही है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए। और जो डांग प्रदेश है दोस्तों, इसमें डाकू निवास करते थे। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों चंबल में जो बीहड़ प्रसिद्ध है, और बीहड़ में दोस्तों जो डांग प्रदेश है इसमें डाकू निवास करते थे। तो दोस्तों डांग प्रदेश में यहाँ पे चंबल बेसिन में स्थित है। आपने देखा है कि जो डांग प्रदेश है यह चंबल बेसिन में स्थित है। और जो दोस्तों चंबल बेसिन में यहाँ पे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पे दोस्तों जो राजस्थान सरकार के द्वारा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या यहाँ पे आर्थिक सामाजिक विकास करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे 2 कार्यक्रम चलाए गए थे। तो दोस्तों वह भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने इस डांग प्रदेश में दोस्तों यहाँ के लोगों को समाज की या सरकार की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका आर्थिक सामाजिक या मानसिक विकास करने के लिए राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार के सहयोग से 2 कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं पहले कार्यक्रम पर। पहला कार्यक्रम चलाया गया था कंदरा क्षेत्र, जी हाँ, पहला कार्यक्रम चलाया गया कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वह 1989, जी हाँ 1989 में किया गया। और ये चंबल सहित, जी हाँ चंबल बेसिन सहित 8 जिलों में चलाया गया है। चंबल बेसिन सहित 8 जिलों में चलाया गया था। जी हाँ 8 जिलों में चलाया गया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें जो दूसरा प्रोग्राम चलाया गया है यहाँ पे राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, डांग कार्यक्रम 2004। जी हाँ डांग कार्यक्रम 2004 भी चलाया गया है यहाँ पे जो लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और यह भी दोस्तों 8 जिलों में चलाया गया है, जो कि चंबल बेसिन के 3 जिलों सहित 8 जिलों में चलाया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप चंबल बेसिन को बड़े आसानी से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग के, जो पूर्वी मैदानी भाग में ही जो आता है वह है जो बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बाणगंगा बेसिन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने पूर्वी मैदान में जो माही बेसिन है, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में, उसके ऊपर बात की। फिर हमने जो चंबल नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र है उस पर बात की। और हम अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बनास नदी और बाणगंगा नदी के द्वारा जो बेसिन का निर्माण किया जाता है उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है, और ये जगह है दोस्तों बैराठ की पहाड़ियां हैं। तो बैराठ की पहाड़ियां दोस्तों सबसे पहले तो आप बताएंगे कहाँ स्थित है। तो बैराठ की पहाड़ियां दोस्तों जयपुर में स्थित है। और जयपुर से ही दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है बाणगंगा। जी हाँ बाणगंगा नदी जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों यह यहाँ से निकलकर यह यमुना में नदी में जाकर मिलती है। जी हाँ यहाँ से निकलकर यह यमुना नदी में जाकर मिलती है। और यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से आकर निकलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है जो नदी है यह यमुना नदी है। जी हाँ यह जो नदी है यमुना नदी है। दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी, और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। जी हाँ यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आती है, उसका नाम है चंबल नदी। तो चंबल नदी दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से निकलती है। तो इस नदी का जो नाम दिया गया है वह चंबल नदी है। और दोस्तों एक स्थान है यहाँ पे, एक स्थान है, स्थान के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक अन्य स्थान है, उस स्थान का नाम है दोस्तों खमनोर। जी हाँ खमनोर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? खमनोर की पहाड़ियाँ, तो खमनोर की पहाड़ियाँ दोस्तों राजसमंद जिले में है। जी हाँ तो राजसमंद जिले में है। और राजसमंद से दोस्तों एक नदी निकलती है बनास नदी। जी हाँ बनास नदी खमनोर राजसमंद से निकलती है। और यह दोस्तों यहाँ से बहती हुई जाकर यहाँ पे चंबल नदी में गिर जाती है। तो दोस्तों राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से नदी निकलकर यहाँ पे चंबल नदी में जाकर गिरती है। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। और दोस्तों यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। तो दोस्तों आपने देखा है किस प्रकार जो नदियां हैं एक दूसरे में जल डालती है और वह दोस्तों जो अपना जल आगे से आगे पहुंचाती है। इसी प्रकार दोस्तों जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक
सहायक नदी की बात करते हैं तो वह आती है खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली, राजसमंद से निकलने वाली नदी बनास नदी, चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे इनके कारण जो यहाँ पे जो मैदानी भाग का निर्माण हो रहा है इन नदियों के कारण, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मैदान आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ये मैदान देख पा रहे हैं, यह है रोही का मैदान। जी हाँ, रोही का मैदान है। और रोही का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो रोही जो दोआब क्षेत्र है बाणगंगा व यमुना नदी के मध्य जो यहाँ पे मैदानी भाग है उसे रोही का दोआब क्षेत्र कहा जाता है या रोही का मैदान कहा जाता है। जयपुर से भरतपुर के मध्य, जी हाँ, यह जयपुर से लेकर यह भरतपुर में, दोस्तों भरतपुर में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा व यमुना नदी के मध्य स्थित दोआब क्षेत्र को, तो यह जो पूरा संपूर्ण दोआब क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसको दोस्तों यहाँ पे रोही का दोआब कहा गया है। और रोही के दोआब के मैदान का विस्तार की बात की जाती है तो यह जयपुर है और यहाँ पे मध्य में दौसा है और ये भरतपुर। तो आपने देखा जयपुर, दौसा, भरतपुर में बाणगंगा और यमुना नदी के मध्य जो मैदानी भाग है इसे रोही का मैदान कहा जाता है। और दोस्तों जो रोही का मैदान है गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, यह रोही का मैदान है जो गेहूं की कृषि के लिए, जी हाँ, गेहूं की कृषि के लिए काफी फेमस है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जयपुर के बैराड़ से बाणगंगा निकलकर भरतपुर में यमुना नदी से मिलती है और इन जो बाणगंगा और यमुना नदियों के जो दोआब है या बेसिन है, इसमें इस मैदान को रोही का मैदान कहा जाता है। और रोही के मैदान का जो क्षेत्र है वह जयपुर, दौसा, भरतपुर आता है और इस रोही के मैदान में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बाणगंगा और यमुना से संबंधित पे बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मालपुरा करौली मैदान। जी हाँ, मालपुरा और करौली मैदान के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे जो क्षेत्र पाया जाता है इसे मालपुरा इसे जो कहा जाता है, इसे मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। जी हाँ, मालपुरा और करौली मैदान इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो स्थिति है टोंक से यहाँ पे टोंक से लेकर दोस्तों करौली तक, जी हाँ, टोंक से लेकर करौली तक मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा दोस्तों टोंक से करौली के मध्य स्थित बाणगंगा तथा, जी हाँ, बाणगंगा तथा बनास नदियों के द्वारा निर्मित मैदान का जो दोआब है, तो दोस्तों यह जो संपूर्ण दोआब देख पा रहे हैं ये मालपुरा करौली मैदान है और यह बाणगंगा व बनास नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ से मालपुरा करौली का मैदान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मालपुरा टोंक से लेकर करौली तक जो मैदान है बाणगंगा और बनास नदी के मध्य, उसे मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। अब बात करते हैं पिंडमार का मैदान। तो पिंडमार का जो मैदान है यह देवगढ़ राजसमंद से, जी हाँ, जो पिंडमार का मैदान है दोस्तों, आप यह जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, जी हाँ, यह जो क्षेत्र देख पा रहे हैं इसे पिंडमार का मैदान कहा जाता है। जी हाँ, पिंडमार का मैदान इसे कहा जाता है। और इस पिंडमार का मैदान की जो स्थिति है देवबंद, और ये देवबंद कहाँ है, तो ये देवबंद राजसमंद में है। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक है। तो दोस्तों यह जो यहाँ पे जो स्थान है इसे भीलवाड़ा कहा जाता है। दोस्तों देवबंद यहाँ देवबंद राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा तक बनास नदी द्वारा निर्मित निर्जन पहाड़ी क्षेत्र को पिंडमार का मैदान कहा जाता है। और दोस्तों अंत में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं खेराड़ प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रदेश पाया जाता है इसे खेराड़ प्रदेश कहा जाता है। जी हाँ, खेराड़ प्रदेश। और दोस्तों खेराड़ी बोली भी यहाँ बोली जाती है, जो कि दोस्तों हम जहाँ पे राजस्थान की बोलियों में यहाँ पे कला संस्कृति में पढ़ने वाले हैं बोलियां, वहाँ पे खेराड़ की बोली यहाँ पे आपको बताई जाएगी। दोस्तों खेराड़ प्रदेश है, जहाजपुर से इसका आरंभ होता है। जी हाँ, और जहाजपुर कहाँ स्थित है, तो जहाजपुर है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा से लेकर जो टोंक तक, जी हाँ, भीलवाड़ा से लेकर जो टोंक तक बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है, यह जो बनास नदी के द्वारा निर्मित मैदान है इसे ही खेराड़ प्रदेश कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान में जो खेराड़ी बोली बोली जाती है वह भीलवाड़ा से लेकर दोस्तों बूंदी तक बोली जाती है। और खेराड़ी जो बोली है इसमें दोस्तों ढूंढाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली और हाड़ौती बोली, तीनों बोलियों का मिश्रण पाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि बनास बाणगंगा बेसिन में कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक बार देखते हैं कि मुख्य कौन से मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने रोही का मैदान पे चर्चा की। जी हाँ, रोही के मैदान में हमने चर्चा कर चुके हैं कि रोही का मैदान है जो जयपुर से लेकर भरतपुर में जो बाणगंगा नदी के बेसिन के द्वारा जो मैदान पाया जाता है उसे रोही का मैदान कहा जाता है। और इसमें गेहूं की खेती के लिए काफी आवश्यक है, इसलिए रोही का मैदान गेहूं की कृषि के लिए काफी प्रसिद्ध है। फिर हमने बात की
टोंक से लेकर जो करौली के मध्य जो बाणगंगा और बनास नदी के मध्य जो मैदानी भाग पाया जाता है, इसे मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। फिर हमने बात की पिंडमार का मैदान। पिंडमार का जो मैदान है वह राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को पिंडमार का मैदान कहा जाता है। फिर हमने बात की खेराड़ प्रदेश। तो खेराड़ प्रदेश है जहाजपुर जो कि दोस्तों भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक का जो बनास नदी के द्वारा निर्मित प्रदेश है, इसे खेराड़ प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका विस्तार के बारे में हमने चर्चा की। यह कितने बेसिनों से मिलकर यह बना हुआ है। तो दोस्तों माही नदी के द्वारा यह बनाया गया है, बनास नदी के द्वारा बनाया गया है, बाणगंगा नदी के द्वारा बनाया गया है, चंबल नदी के द्वारा जो मैदानी भाग का निर्माण किया गया है। इन चारों का दोस्तों निर्माण यहाँ से हुआ है। तो दोस्तों आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आज ये हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो चलिए तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत।